कुछ भी नहीं है तो रेफ ऊपर जाएगी ही नहीं। ठीक है, नहीं, जैसे एक संधि में कैसे यूज होगा, खाली पीछे कुछ नहीं होगा, रवि की बात कुछ नहीं है, ऐसे कहाँ यूज होता होगा ये? जब यूज होगा, जैसे कई स्थानों पे अभी आगे यूज होगा, अभी तो आप इस चीज को क्लियर कीजिए कि ऐसा होता है ना। क्या है, जब हम उपयोग में आएंगे तब उपयोग भी होंगी चीजें। अभी पहले ये कंसेप्ट समझिए कि जैसे नामी क्या है। नामी, पहले तो नामी ध्यान होना चाहिए। नामी क्या कहलाता है? नामी सूत्र क्रमांक 8 से हमने देखा है कि 14 स्वर में से 2 अवर्ण हटा दिए तो नामी जो 12 स्वर बचे वो नामी कहलाएंगे, ई से लेके औ तक। अब नामी हो और नामी के बाद विसर्ग हो तो विसर्ग का रा हो जाता है, यदि वो अंत में है तो रवि ही, तो रवि के स्थान पे रविर लिख सकते। भानु, भानु के स्थान पे भानुर लिख सकते। कब? जब इनके आगे कुछ नहीं लिखा है तब। ठीक है, क्लियर है ये? इसमें कोई भैया ये विकल्प से है या ऐसा करना ही है, ऐसा है? देखिए क्या है, संधि हमेशा आप प्रयोग करें ये आवश्यक नहीं है। संधियां आप सारी संधियां करें ही ये आवश्यक नहीं है। विकल्प से इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि विकल्प से का मतलब होता है कि सूत्र के अनुसार ही रवि ही ये सिद्ध हो जाएगा। लेकिन रवि, जैसे आप बहुत सी जगह देखते हो कि रवि ही लिखा रहता है, कई जगह पे रविर लिखा रहता है, तो जहाँ पे रवि ही अकेले लिखा है अर्थात संधि का प्रयोग नहीं हुआ। संधि का सूत्र ये नहीं कह रहा कि विकल्प से होगा, संधि का सूत्र तो कह रहा है कि होगा, लेकिन आप संधि का प्रयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो जहाँ पर आपको नामी के अंत में विसर्ग लगा हुआ दिख रहा है विराम की अवस्था में, अर्थात वहाँ पे इस संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है जी भैया, धन्यवाद। ये वाला सूत्र 111 वाले में किसी को कोई प्रश्न है क्या? भैया जी, सूत्र में पूरा स्पष्ट क्यों नहीं लिखा हुआ, मतलब उसका जो अर्थ दिया है, नामी के परे विसर्ग का आदेश हो जाता है, ऐसा तो उसमें नहीं होता विराम की अवस्था में। उसके आगे ये स्थिति नहीं लिखी कि आगे क्या होगा, इससे ये स्पष्ट है कि आगे विराम की अवस्था है, अर्थात आगे कोई अपेक्षा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आगे किसी भी व्यंजन आदि की यहाँ पर अपेक्षा नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। घोषवश स्वरेषु 113 नंबर का सूत्र है। घोषवश स्वरेषु, घोषवश स्वरेषु, ये सूत्र क्या कह रहा है? नामी के परे विसर्ग को रा प्राप्त होता है घोष अथवा स्वर के आने पर। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? नामी हो, नामी के बाद विसर्ग हो, नामी के बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद क्या हो? घोष हो अथवा स्वर हो। घोष और स्वर में से कुछ भी हो, तो घोष या स्वर में से कुछ भी होगा तो यहाँ पे जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पे रा हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पे रा हो जाएगा, ये विकल्प से नहीं है, ये हमेशा ही होगा। तो नामी, नामी से परे विसर्ग, विसर्ग के परे घोष अथवा स्वर। घोष क्या होगा हमारे? 20 घोष और 14 स्वर, इनमें से कोई भी होगा तो नामी के परे जो विसर्ग है विसर्ग का रा होगा। ठीक है, ये सूत्र कह रहा है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये हो जाएगा। इसका उपयोग देखते हैं। जैसे आप लोग कहते हो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लाने भवति भारत, तो ग्लाने, ग्लाने धन भवति, ग्लानि धन भवति, तो ग्लानि धन भवति, यहाँ क्या हो गया? ग्लानि में क्या हो गया? ई के परे विसर्ग, ई हो गया नामी, है ना, क्योंकि 12 स्वर जो हैं वो नामी कहलाते, तो ई हो गया नामी, नामी के परे विसर्ग है। विसर्ग के बाद क्या आया? भा आया। तो ये भा क्या होता है? ये भा घोष है ना।
पा फा बा भा, भा चतुर्थ अक्षर है तो चतुर्थ अक्षर घोष हुआ, घोष हुआ तो अब विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा, रा होगा। अभी कोई पूछ रहा था ना कि ये रा को रेफ में क्यों नहीं ले जाते, तो अब देखो अब क्या हो गया, ग्लानिर, ग्लानिर धन भवती। तो अब देखो रा के आधे रा के आगे व्यंजन आ गया, व्यंजन आ गया तो ये रा जो है ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लानिर भवती, ग्लानिर भवती। ठीक है, समझ में आया ये कि नामी, नामी के परे विसर्ग, विसर्ग के परे घोष, है ना। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। कोई को कोई प्रश्न इसमें, किसी का कोई प्रश्न? क्लियर है ये? इसके पास देखिए पटुः, पटुः धन वदति, पटुः धन वदति। तो ऊ के परे विसर्ग, विसर्ग के बाद वाह, वाह है तो ये वाह हो गया घोष, घोष हो गया, और ऊ हो गया नामी। तो नामी, नामी के परे विसर्ग, विसर्ग के परे घोष, तो यहाँ विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा। सूत्र क्रमांक 113 से घोष व स्वरेशु, तो ये क्या हो जाएगा, पटुर धन वदति। पटुर वदति। क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न इसमें? जैसे मुनि, मुनि धन आयाति, मुनि धन आयाति, तो मुन धन ई धन विसर्ग धन आयाति, आयाति। तो नामी, नामी के परे विसर्ग, विसर्ग, और विसर्ग के परे अब देखो यहाँ पे स्वर आ गया, तो नामी, नामी के परे विसर्ग, विसर्ग के परे स्वर। तो ये सूत्र जो है, सूत्र क्या कह रहा है कि नामी, नामी के परे विसर्ग और विसर्ग के परे घोष अथवा स्वर। तो घोष के उदाहरण हमने देख लिए, अब ये उदाहरण किसका हो गया, स्वर का। तो नामी के परे विसर्ग हो, विसर्ग के परे स्वर हो, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, रा हो गया। तो अब ये क्या हो गया, मुनि धन रा धन आयाति। तो रा में ध्यान रखेंगे कि रा ये जो रहेगा ये हलंत के साथ रहेगा, तो ये रा अग्रिम स्वर से जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रायाति, तो मुनि रायाति। ठीक है, मुनि रायाति। क्लियर है ये? कोई प्रश्न किसी के? हाँ, ये रा ऊपर नहीं जाएगा ना, रा ऊपर तब जाता है जब आगे व्यंजन हो। ये क्या है, स्वर है तो स्वर से जुड़ जाएगा, रा हो जाएगा। हाँ, रेफ चाहे नीचे लगे चाहे ऊपर लगे, वो व्यंजन के साथ ही लगती है, स्वर के साथ नहीं लगती। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, कोई प्रश्न सूत्र क्रमांक 113 या 111 में किसी को? आगे चलें। अभी आप लोग इसके उदाहरण करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, गृह कार्य में जो देंगे। सूत्र क्रमांक 118, 118 सूत्र क्या कह रहा है, एषस् परो व्यंजने लोप्यः, एषस् परो व्यंजने लोप्यः, एषस् परो व्यंजने लोप्यः। यहाँ पर क्या कह रहा है, एषः हो अथवा सह हो। ठीक है,
इनके परे अगर व्यंजन होगा, इन दोनों में से किसी के भी परे व्यंजन है अगर, तो एषः और सह के जो विसर्ग है, विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे सह धन गच्छति, सह धन गच्छति, तो क्या हो जाएगा, सह, सह के परे विसर्ग है, विसर्ग के परे गा है, गा व्यंजन है, तो ये विसर्ग का लोप हो गए स गच्छति। लेकिन ये याद रखेंगे कि आपका एषः और सह ये शब्द ही होना चाहिए, इसके आगे कुछ और नहीं होना चाहिए। जैसे आप कहें व्यासः लिखति, तो अब अगर हम ये सोचें कि यहाँ पे सह लिखा हुआ है तो ये सूत्र लगेगा नहीं, ये व्यासः है, तो इसमें ये सूत्र नहीं लगेगा। यहाँ पे पूर्ण शब्द जो सह और एषः वह और यह वाले हैं ये होने चाहिए। एषः या सह के परे अगर कोई व्यंजन होगा तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ये? जी। तो कहीं पे भी हमको सा अकेला या एश अकेला लिखा हुआ दिखता है किसी भी गद्य आदि में या पद्य आदि में, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके आगे अगर व्यंजन लिखा है इसका मतलब वहाँ से विसर्ग का लोप हुआ है। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि व्याकरण में, संस्कृत में ये सा अकेला और एश अकेला कुछ नहीं मिलता, ये जब भी मिलेंगे तो आपको विसर्ग के लोप होने के कारण ही मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है ये? वरना आप सोचो कि सा का भी कुछ अर्थ होता होगा, नहीं। हाँ, सा जो दीर्घ है उसका अर्थ जरूर स्त्रीलिंग में वह हो जाता है, या एशा, है ना, लेकिन स और एश इनका अकेले लिखे हुए हैं बिना विसर्ग के, तो ये किसी संज्ञा या सर्वनाम को सूचित नहीं करते। क्लियर है? जी। यहाँ तक कोई प्रश्न किसी को? नहीं भैया। ओके, सूत्र क्रमांक 119। 119 सूत्र कह रहा है रोरे लोपम स्वरश्च पूर्वो दीर्घ, रोरे लोपम स्वरश्च पूर्वो दीर्घ, रोरे लोपम स्वरश्च पूर्वो दीर्घ। क्या कह रहा है ये सूत्र? अभी आप इस पुस्तक पे ना पढ़ के इसको इजी भाषा में देखिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग हमेशा स्वर के परे ही होगा, किसी भी स्वर के बाद, किसी भी स्वर के बाद अगर विसर्ग है, ठीक है, और विसर्ग के बाद अगर रा है, रकार है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो स्वर है ये दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, ये स्वर जो है ये दीर्घ हो जाएगा और ये विसर्ग और रा मिलके एक रा हो जाएगा। अर्थात विसर्ग या तो हटा दो, विसर्ग और रा मिलके रा हो जाएगा। जैसे नेह धन रोग, नेह धन रोग, तो यहाँ क्या हो गया, ना धन ई धन विसर्ग धन रोग, तो स्वर है, स्वर के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद रा है, तो क्या होगा, विसर्ग के पहले वाले स्वर को करो दीर्घ, तो ये क्या हो जाएगा ई, और विसर्ग और रा को मिला के करो रा, तो ये पूरा हो जाएगा क्या, ये वैसे ही का वैसे ही हो जाएगा, रोग, है ना। तो ये ना धन ई क्या हो गया, नी, तो ये हो गया नी रोग। निरोग नहीं होता, नी रोग होता है। कई लोग निरोगी काया ऐसा लिख देते, नी रोग, ना दीर्घ होता है। ठीक है, हिंदी में निरोग होता है, संस्कृत में नी रोग होता है। क्यों हुआ, विसर्ग के बाद अगर रा होगा, विसर्ग के बाद अगर रा होगा तो विसर्ग के पूर्व का जो स्वर है वह दीर्घ हो जाएगा। विसर्ग के पश्चात अगर रा है, रकार अकेले की बात हो रही है,
विसर्ग के पश्चात अगर रा है तो विसर्ग के पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाएगा। इसको अपन लिख लें अगर। जैसे यहाँ पर ऊ, इसमें ऊ हो तो वो बड़ा ऊ माने ऊ हो जाएगा। आ हो जाएगा। अच्छा, सभी स्वर बड़े हो जाएंगे। हाँ, ई बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, ह्रस्व दीर्घ होता है। दीर्घ हो जाएगा। हाँ, हाँ जी, इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे हमने कहा पुनः धनरात्रि, पुनः धनरात्रि, पुनः धनरात्रि कह रहे हैं तो पुनः धनरात्रि कहने से क्या हो जाएगा? ये हो गया पुन, धन आ, धन विसर्ग, धन रात्रि, तो रा धन आत्री, रात्रि ये हुई, तो ये क्या हो गया? स्वर, स्वर के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद रकार, तो विसर्ग और रकार मिलके क्या हो गया? रकार, और आ के स्थान पे क्या हो गया? ये दीर्घ होगा, तो ये आ हो जाएगा। तो क्या हो गया ये? अब सबको जोड़ दो, जोड़ दो तो क्या हो गया? पुनः रात्रि, पुनः रात्रि। ठीक है। अच्छा, अगर दीर्घ अक्षर है पहले से तो कुछ नहीं होगा। ये कब होगा? ह्रस्व कोई दीर्घ करेंगे, अगर दीर्घ पहले से ही है तो दीर्घ एज इट इज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। तो विसर्ग रहेगा या नहीं भैया अगर दीर्घ है तो? बहुत अच्छा प्रश्न है। अपन एक ले लेते हैं उदाहरण। पहले ये बताओ, ये जो रा है ये घोष है कि अघोष? ये घोष है ना, क्योंकि र य र ल व। तो यदि दीर्घ रहेगा तो आप 113 नंबर का सूत्र लगा लोगे ना। नामी के परे विसर्ग का रा प्राप्त होता है घोष अथवा स्वर्ग परे होने पे, है ना। जैसे नदी धन रेवा, ठीक है, नदी धन रेवा। अब यहाँ क्या हो गया? ई के परे विसर्ग, विसर्ग के बाद रकार, तो अब यहाँ पे ई तो ऑलरेडी दीर्घ है ही, तो ये क्या हो जाएगा? नदी रेवा, ये विसर्ग का रा हो जाएगा। कौन से सूत्र से विसर्ग का रा हो गया? सूत्र क्रमांक तो 113 से। हाँ, 113 से। तो अब लेकिन क्या है? 119 सूत्र कहेगा। जो 119 सूत्र है वो 113 का स्पेशल फॉर्म है। तो 113 से क्या हो रहा था? नदी रेवा, तो यहाँ पे नदी रेवा ना करके ये जो ई है वो अपने आप का दीर्घ है, तो कोई बाधा नहीं है। ये बस रा की रेफ नहीं लगेगी, इसको ऐसे ही का ऐसे ही लिख देंगे, नदी रेवा, विसर्ग हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मिलके रा होना है, ये दोनों मिलके रा हो गए, ये दोनों मिलके विसर्ग और रा मिलके रा हो गए, और ई का दीर्घ हो जाएगा। तो ई का दीर्घ क्या है? ई ही है ना। ह्रस्व के दीर्घ तो हैं, लेकिन ई का दीर्घ क्या है? ई खुद है। आ का दीर्घ क्या है? आ खुद है। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये वैसे के वैसे रहेंगे। माने हम ऐसे समझ रहे हैं कि विसर्ग का लोप हो जाएगा, बट दोनों शब्द हम एक साथ लिखेंगे, ऐसे ना? हाँ, लोप इसीलिए शब्द उपयोग नहीं किया जा रहा कि फिर संधि नहीं, मतलब वो जोड़ के नहीं लिखा जाएगा। विसर्ग को हटा देना है और दोनों को जोड़ देना, विसर्ग और रा मिलके एक रा हो जाएगा। ठीक है जी भैया, धन्यवाद। तो ये सूत्र आप लोगों को चारों समझ में आए
111, 13 और 118 और 119, इन चारों सूत्रों में किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। भैया 1 2 है, उसके रफर नहीं आएगा ना उसके ऊपर, फिर ये नदी रेवा लिखा है ना। हाँ तो विसर्ग और रा मिलके रा हो गया ना एक, तो 2 रा बचे ही नहीं। हाँ एक ही रा है। अच्छा, मुझे और कोई भी कुछ प्रश्न कह रहा था? भैया हाँ हाँ, ये पूछना था, ये अवर्ण और आकार में क्या अंतर है? अवर्ण और आकार, देखो ये अपन ने पहले पढ़ा था, फिर से एक बार देख लेते। वर्ण अर्थात 2 का वर्ण होता है, कार मतलब 1। कैसे? जैसे अवर्ण, अवर्ण बोल रहे हैं, इसका मतलब ह्रस्व और दीर्घ दोनों हैं। वर्ण ह्रस्व और दीर्घ का रहेगा। अवर्ण बोल रहे हैं तो ह्रस्व और दीर्घ दोनों हैं इसके अंतर्गत। लेकिन हम इकार बोल रहे हैं तो इसका मतलब ई अकेला। ईकार बोल रहे हैं तो ई अकेला। इसी प्रकार कार हम व्यंजनों में भी प्रयोग करेंगे। हमने नकार बोला तो नकार का अर्थ हो जाएगा ना अकेला। ठीक है जी। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, हमने स्वर संधि का पेपर भेजा है, उस पेपर को आप लोगों को करके कल दोपहर तक भेजना है। ठीक है, उसको करके भेजिएगा साफ साफ राइटिंग में। और कल हम रिवीजन करेंगे व्यंजन संधि का सूत्र क्रमांक 68, 68, 69, 70, 73 और 74, ये 5 सूत्रों का। ठीक है, सुबह की क्लास बंद रहेगी भैया जी? है सुबह की क्लास चालू नहीं है क्या अभी? सुबह की कक्षा अभी पेपर हो जाए, सब लोग पेपर की तैयारी कर ले। 28 तारीख को बोला है ना पेपर का, 28 तारीख का। हाँ, तो 28 तारीख का पेपर हो जाए, तब तक सब लोग अपने पेपर की तैयारी कर ले। उसके बाद सुबह की कक्षा फिर से चालू होएगी। सुबह की और शाम की दोनों ही बंद हैं अभी तो। अभी ये तो चल रही है। तो इसका भी पेपर नहीं है ना, जो सरल संस्कृत व्याकरण वाला है उसका पेपर है। और उसके पश्चात अभी ये आप लोगों की व्यंजन संधि पूर्ण होने के बाद अभी आप लोगों का 29 तारीख तक ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात कातंत्र में आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कैसे क्या करना है, कैसी टाइमिंग रहेगी, क्या रहेगा उसका शेड्यूल। या उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना एक बार फिर? हाँ वो तो रहेगा, लेकिन उसकी पुस्तकें नहीं है, पुस्तकें अवेलेबल कहीं भी नहीं है। तो या तो उसकी मैं PDF दूंगा, आप लोगों को स्वयं से ही प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे। देखते हैं उसकी क्या व्यवस्था करते हैं और मतलब उसको किस टाइम पे लेते हैं, रेगुलर लेते हैं कि अल्टरनेट डेज में लेते हैं, अभी उसका सोचना है। क्योंकि मतलब सरल संस्कृत को भी चालू करना है और इसको भी चालू करना है। देखते हैं जैसा भी बनेगा तो है ना, क्या करते हैं अभी मुझे खुद भी नहीं पता। तो ये 5 सूत्र कल आप लोग तैयारी करके रखेंगे, इन 5 को हम फिर से पढ़ेंगे। उच्चारण वाली बात जो है, उच्चारण वाली बात मेरे दिमाग में पूरी तरह है। व्यंजन संधि के सूत्र पूरे होने के बाद हम उच्चारण करेंगे, फिर प्रकृति भाव संधि करेंगे। ठीक है, इसलिए घबराइएगा नहीं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तामंद मानस परमार्थ द्वादशांग जिनवाणी माता की वंदना भैया जी। सर्वेशाम जय जय। सर्वेशाम जय जय।